सो हेलो एवरीवन। मैं सोच रहा था कि प्रीलिम्स में जो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स है, जो मैंने बोला था कि हमें जाति पॉलिटी प्लस इकनॉमी प्लस ज्योग्राफी करनी है, तो इसमें इकनॉमिक्स और ज्योग्राफी में अपन लोगों के कुछ भी गलत नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब इकनॉमिक्स सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूँ, अपने भी खुद आपके भी। आपको पढ़ाने से मेरे खुद के क्लियर होंगे। तो इकनॉमिक्स के प्रीलिम्स के लिए स्टैंडर्ड बुक मैं आपको बता दूंगा किस स्टैंडर्ड बुक से मैंने मेरे नोट्स बनाए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एनसीईआरटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है पढ़ा दे रहा हूँ, एनसीईआरटी 11-12 की। ठीक है। इकनॉमिक्स एनसीईआरटी करने के बाद फिर अपन लोग जो है वो करेंगे, स्टैंडर्ड बुक से करेंगे। उसके बाद अपन लोग पीवाईक्यूज लगाएंगे। ठीक है, चलिए। इकनॉमिक्स से को समझने से पहले इसमें दो वर्ड्स है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और वो है इकनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो इकनॉमिक्स और इकोनॉमी ये दो अलग अलग टर्म है, तो मैं आपको पहले इकनॉमिक्स समझा दे रहा हूँ। ठीक है। और इकनॉमिक्स होता है, एक्चुअली ये एक ग्रीक वर्ड है, ओ इकोनॉमिक्स, ओ आई से शुरू है, ओ इकोनॉमिक्स। ये एक ग्रीक वर्ड से आया था, और जिसका ये मीनिंग होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। जो भी हम अपने रोज़मर्रा या जो गृहस्थी का जो मैनेजमेंट है उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है। तो इसके लिए इसको और भी डिस्क्रिप्टिव वे में समझने के लिए आपको समझने होंगे दो चीज़ें। पहली होती है रिसोर्सेज, दूसरी होती है नीड स्लैश वांट्स। रिसोर्सेज जो है हमेशा लिमिटेड होते हैं, वो ख़त्म हो सकता है रिसोर्सेज, इसलिए हम कभी कभी इस टर्म को स्कार्सिटी भी बोल देते हैं। और जो दूसरा नीड और वांट्स आता है, नीड होता है हमारी ज़रूरत है कि इस चीज़ की मेरे को नीड है, और वांट होती है हमारी ख्वाहिशें, हमारी बकेट लिस्ट कि हमें ये चीज़ चाहिए, ख्वाहिश है हमारी ज़रूरत के अलावा भी। ठीक है। यदि हम एज आ इंट्रो में इकनॉमिक्स की डिफ़ाइन लिखें, तो इकनॉमिक्स में ये तो वन वर्ड की डिफ़ाइन हो गई कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट होता है इकनॉमिक्स का मतलब। लेकिन इकनॉमिक्स की एक डिफ़ाइन ये है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें ये देखा जाता है कि हाउ द लिमिटेड रिसोर्सेज कैन बी यूटिलाइज्ड टू फुलफिल नीड्स एंड वांट्स। जो अपन लोगों के रिसोर्सेज है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनको कैसे यूटिलाइज करें नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, इसको इकनॉमिक्स बोलते हैं। अब इकनॉमिक्स की तो हमने डेफिनेशन जान ली, अब आते हैं इकोनॉमी पर। लेकिन इकोनॉमी को जानने से पहले एक और टर्म आता है, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। फॉरगॉन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोड़ दिया आपने। ठीक है। मान लो कि ये इस वक्त टाइम हो रहा है, ठीक है, और इस वक्त मैं आपको चार चॉइसेस दूं कि या तो आप मेरे से इकनॉमिक्स पढ़ लो, या फिर सोने चले जाओ क्योंकि रात के 1 बज रहे हैं, या फिर थर्ड ऑप्शन मैं देता हूँ कि रात के 1 बज रहे हैं कोई मूवी देख लो, या फिर मैं कहता हूँ कि चौथा ऑप्शन आप इस वक्त जो है GTA 5 खेल लो। ठीक है। मैं आपको ये 4 ऑप्शन देता हूँ। तो आपका प्रीलिम्स आ रहा है, तो आपने मेरे से बोला कि हमें तो पहला ऑप्शन चाहिए लेक्चर। ठीक है। अब आप लेक्चर देख रहे हो। ठीक है। लेकिन अब इसमें हमें जानना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको बोला था कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। फॉरगॉन्स मीन्स जो छोड़ दिया, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। आपको वैसे तो मूवी देखनी थी, लेकिन आपने जो है लेक्चर देखना जो है अपनी प्रायोरिटी समझा, और इसके बाद आपको मूवी देखना ज़्यादा वो पसंद था, लेकिन आपने वो चीज़ छोड़ दी।
तो यहाँ पे मूवी को हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब आते हैं फाइनली इकोनॉमी पर। मान लो कि जब आप 11th में थे तो आप फिज़िक्स केमिस्ट्री के सब्जेक्ट पढ़ते थे, ठीक है। और लेक्चर्स होने के बाद कभी कभी जो आपका जो टीचर था, जो फैकल्टी था, वो आपको लैब में भी लेके जाया करता था, और वहाँ पे आप लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह करते थे कि इसको इसमें डाल दिया टेस्ट ट्यूब में, या इसमें इसको डाल दिया, ठीक है। तो इकनॉमी भी बिल्कुल वैसी होती है, ठीक। मैं बस बताता हूँ कैसे। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में भी इस तरह का ही डिफरेंस है। जो इकोनॉमिक्स होती है वो तो आपकी होती है थ्योरी, जो आपने लेक्चर्स में पढ़ लिया, और जो इकोनॉमी होती है वो होता है आपका बिल्कुल प्रैक्टिकल, जो आप प्रैक्टिकल में सीखते हो, वो होती है आपकी इकोनॉमी, ठीक। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आपने इकोनॉमिक सर्वे आपने पढ़ा होगा इस साल का, या आप हर साल बजट सुनते हो, तो क्या है वो? एक तरीके से इंडियन इकनॉमी है, ठीक है। ऐसी एक अलग जापानीज़ इकनॉमी है। हम इंडिया इकोनॉमिक्स नहीं बोलते, हम जापान इकोनॉमिक्स नहीं बोलते, हम जापानीज़ इकनॉमी बोलते हैं, हम इंडियन इकनॉमी बोलते हैं, है ना। जबकि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन तो हर कंट्री के लिए सेम है, लेकिन जब हमने उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया तो वो हर कंट्री की एक अलग इकनॉमी बन गई। इकोनॉमिक्स सेम थी, लेकिन हमने उसको इंडिया में अब इम्प्लीमेंट किया प्रैक्टिकली, तो वो इंडियन इकोनॉमी बन गई। और हमने उसको जापान में इम्प्लीमेंट किया तो वो जापानीज़ इकनॉमी बन गई, ठीक है। अब यूपीएससी का सिलेबस कभी देखा है? यूपीएससी सिलेबस में इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, इकनॉमी। वहाँ पे यदि आप दोबारा से सिलेबस को गो थ्रू करोगे तो वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी लिखा हुआ है, ठीक है। अब मान लो कि कल आप आईएएस बनोगे, मतलब किसी ज़िले के डीएम बनोगे, तो किसी चीज़ का हमारी अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से इफ़ेक्ट हो रहा है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये आपको आना चाहिए। मैं सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको 3 सवालों का जवाब देना होगा, 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। और पता है वो 3 क्वेश्चन क्या है? वो 3 क्वेश्चन ये है कि पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। और तीसरा है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस है इकोनॉमिक्स के, ठीक। अब हमारे इकोनॉमिक के 2 प्लेयर हैं यहाँ पर। एक होते हैं प्राइवेट एंटिटीज़ और एक होती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। और जो हमारे 3 क्वेश्चन थे इकोनॉमी के कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसके जो जवाब हैं यही 2 प्लेयर दे सकते हैं। प्राइवेट एंटिटीज़ जवाब दे सकती हैं या फिर हमारी गवर्नमेंट जवाब दे सकती है, ठीक है। मोस्टली केसेस में इसमें प्राइवेट एंटिटीज़ का ज़्यादा रोल होता है। वही जो है ये कंट्रोल करते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि क्या बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे। लेकिन कभी कभी हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल आ जाता है। अब इसमें आप एक लाइन खींच लो। लाइन के स्टार्टिंग में है कैपिटलिज्म और लाइन के दूसरी तरफ है सोशलिज्म, ठीक है। तो इसका बेसिकल एक्चुअली एक्सप्लेनेशन ये है कि जहाँ पे सरकार डोमिनेट करती है वो सोशलिज्म होता है, और जहाँ पे प्राइवेट एंटिटीज़ डोमिनेट करती हैं वो कैपिटलिज्म होता है, ठीक है। अब हम लोग कहाँ बैठे हैं? कलकत्ती नरोरा में, एनपीसीआईएल में। कहाँ है ये? इंडिया में। तो इंडियन इकनॉमी क्या है? कैपिटलिज्म है या सोशलिज्म है? सोचो इस बारे में। तो जब जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि इंडिया जो है सोशलिज्म कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का दबदबा ज़्यादा है। और हम यदि पॉलिटी भी यदि आपने पढ़ी होगी तो उसमें प्रिएम्बल में आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोमली रिजॉल्व टू, मतलब उसमें सोवरेन सोशलिस्ट, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, है ना। तो यार प्रिएम्बल के अंदर जो सोशलिस्ट है वो ये वाला सोशलिज्म नहीं है, वो गांधीयन सोशलिज्म है कि हम उसमें लोगों के वेलफेयर के लिए हम उसमें जो है बिलीव करते हैं कि वेलफेयर ऑफ द पीपल हो। उसमें ये वाला सोशलिज्म को उस सोशलिस्ट से आप कनेक्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि जी यार वहाँ पे सोशलिस्ट लिखा था तो इंडिया जो है सोशलिज्म जो है वो है। नहीं, ऐसा नहीं है यार, वो गांधीयन सोशलिज्म है, ठीक है। तो जितनी भी अपन लोग यदि इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से पढ़े तो भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी है,
बीचों बीच, इस लाइन के बीचों बीच हम इंडियन इकोनॉमी को पाते हैं, क्योंकि अपन लोगों में, आप कहाँ पढ़े हो? आप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े हो, तैयारी आपने गवर्नमेंट कॉलेज की, गवर्नमेंट नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पे प्राइवेट का भी दबदबा है, गवर्नमेंट का भी दबदबा है इंडिया में, इसलिए इंडिया एक मिक्स्ड इकनॉमी है, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें 1950s की, तब भी हम मिक्स्ड इकनॉमी ही थे। कुछ लोग कहते हैं कि यार मिक्स्ड इकनॉमी आज ही तो है 2021 में। आज क्या है? आज अगस्त 2021 है, तो आज ही तो है हम मिक्स्ड इकनॉमी। 1950s में तो नहीं थे यार, उस वक्त भी हम मिक्स्ड इकनॉमीज थे, बस उस वक्त ये जो है रेशियो कम था कंट्रीब्यूशन का प्राइवेट का। उस वक्त मेजर रोल जो है गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट ही आपके सारे मेरे पिताजी के पास एक स्कूटर हुआ करता था चेतक का, तो उन दिनों स्कूटर भी सरकारी बना रही है, स्कूल्स भी सरकारी बना रही है ना। तो उस वक्त मेजर रोल सरकार का था, लेकिन प्राइवेट का कम रोल था, लेकिन थी तब भी इंडिया एक मिक्स्ड इकनॉमी। आप उस वक्त इंडिया को सोशलिज्म इकनॉमी तो आप तब भी नहीं बोल सकते, ठीक है। यदि आपको किसी आपके इकनॉमी के फैकल्टी ने बोला है कि उस वक्त इंडिया मिक्स्ड इकनॉमी नहीं था, तो भाई वो गलत बोल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ उस वक्त नहीं था, ठीक है। तो 1950s को यदि हमें वन लाइनर में एक्सप्लेन करना हो तो उसमें ये था कि हम तब भी मिक्स्ड इकनॉमी थे, लेकिन हम सोशलिज्म की तरफ थोड़े टिल्टेड थे। और यदि आज हम 2021 की बात करेंगे तो आज भी हम मिक्स्ड इकनॉमीज है, बस आज हम कैपिटलिज्म की तरफ थोड़े टिल्टेड है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइवेट प्लेयर्स की। तो प्राइवेट प्लेयर्स करें क्यों कंट्रीब्यूशन करेंगे? यार एक ही फंडा है, हर कोई पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ है, पैसे कमाना है, प्रॉफिट मोटिव उनका होना चाहिए। और प्रॉफिट मोटिव कैसे होगा? जब ज़रूरत से ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, ठीक है। जैसे मान लो सबसे बड़ा एग्जांपल इसका क्या है? एयर इंडिया है, पहले सरकार के पास थी, अब प्राइवेट के पास है, क्योंकि कभी कभी सरकार के पास इनएफिशिएंसी जो है कम हो जाती है सरकार की, इस वजह से प्राइवेट प्लेयर्स का उसमें रोल बढ़ जाता है। और सरकार की इनएफिशिएंसी कम क्यों हो जाती है? क्योंकि सरकार का जो मेन मोटिव है वो पैसा कमाना नहीं है, और यहाँ पे कैपिटलिज्म में तो पैसा कमाना है। जब इनएफिशिएंसी कम हो रही है तो उसमें प्राइवेट प्लेयर्स का रोल आ जाता है, ठीक है। और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वो ऐसे लोगों को रखेगा जो उसको पैसे कमाने में मदद करे। तो यहीं पे हमारा जो कॉन्सेप्ट आ जाता है मेरिटोक्रेसी का। मेरिटोक्रेसी एक टर्म है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। मेरिटोक्रेसी में ही इसके टुकड़े करके देख लो। मेरिटोक्रेसी में मेरिट आ रहा है, मेरिट, इसलिए इसमें आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हाई देखने को मिलता है, क्योंकि जो कस्टमर चाहते हैं वही प्राइवेट प्लेयर्स कर लेते हैं। कस्टमर को क्या चाहिए भाई? उनको जो है सस्ता इंटेगाओ चाहिए, उनको एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए, वो इसमें मिल जाती है, तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, ठीक है। अब सोशलिज्म ठीक इसका उल्टा है कि भाई सोशलिज्म में मेरिटोक्रेसी कम होती है, इनएफिशिएंसी कम होती है, इनोवेशन कम होता है, क्योंकि उनका जो मोटिव है वो पैसे कमाना है ही नहीं, ठीक है। तो जो कैपिटलिज्म के फ़ायदे थे वही सोशलिज्म के नुकसान बन जाते हैं, ठीक। अब कैपिटलिज्म के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं यार, हर कॉइन के दो साइड होते हैं। जैसे कि अब इस पर क्या है कि इनएफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, अच्छे प्लेयर्स को लाया जाता है, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पर ध्यान दिया जाता है, तो जो गरीब है वो एक्सप्लॉइट होता है, और अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो फिर यहीं पर जो है मेजर रोल आता है गवर्नमेंट का। सरकार ध्यान रखती है कि गरीब और अमीर के बीच में गैप ज़्यादा ना बढ़े, गरीब का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना हो, है ना। वो अस्पताल्स में, सरकारी अस्पताल्स में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है, या फिर जैसे सरकारी स्कूल्स हैं उनको काफ़ी इनोवेट करवाया गया है, ठीक है। तो जैसे ही कैपिटलिज्म की जो एग्जैक्ट हमने पर्पस डेफिनेशन समझ लिया कि ये इसका पॉजिटिव फ़ायदा है, ये हमारा नेगेटिव फ़ायदा कैपिटलिज्म का, इसका ठीक उल्टा सोशलिज्म का फ़ायदा और नुकसान है, ठीक है, ठीक है। तो ये सिंपल से फंड है इकनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच में, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा वो होगा, क्योंकि 11-12 की NCERT में बेसिक डेफिनेशन दे रखी है। ये मैं मेरे आपको नोट्स में से समझा रहा हूँ सिंपल बेसिकली, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ मनी एंड बैंकिंग, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो पूरी की पूरी इसी के ऊपर बेस्ड है, पैसों के ऊपर और अर्थव्यवस्था के ऊपर, वित्तीय संस्थान के ऊपर, ठीक है। अब इसमें सबसे बेसिक जो चीज़ें हैं वो है एसेट और लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी में बेसिक डिफरेंस क्या है? एसेट दिखाता है ओनरशिप की, ये चीज़ मेरी है, इस पर ये मैंने ओन कर रखी है, ये मेरा एसेट है, ठीक है।
ऐसे मूवीज़ में डायलॉग आता है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, फलाना ढिमकाना है, जो भी है वो मेरा है, ठीक है। तो वो मेरा एक एसेट है। और इसका ठीक उल्टा लायबिलिटी है। लायबिलिटी का जो हिंदी मीनिंग है ना, वो होता है उधार, कि मैंने कोई चीज़ किसी से उधार ले रखी है। जैसे कोई भी चीज़ उधार, मैंने वैसे उधार लिया तो नहीं है यार। उधार का मतलब किराए पे देख लो आप। मैंने एक बार 7th क्लास में साइकिल किराए पर ली थी। मैंने और मेरे कज़न अभय ने, हमें जो है स्पाइडरमैन 3 रिलीज़ हुई थी, और मैं मेरी दादी के घर गया हुआ था गर्मियों की छुट्टियों में। तो अचानक से मेरे पापा आ गए हमें लेने। तो मुझे पता नहीं था कि आज ऑल ऑफ अ सडन मेरे पापा मुझे लेने आ जाएंगे। तो और नरोरा में स्पाइडरमैन 3 की डीवीडी मिलती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हापुड़ में क्या थे कि थिएटर्स थे, पीवीआर्स थे, तो वहाँ पे तुरंत ही पायरेटेड कॉपी आ जाती थी। तो मेरे को चाहे पायरेटेड ही क्यों ना हो, चाहे उसकी क्वालिटी ही बेकार हो, मेरे को स्पाइडरमैन 3 मूवी देखनी थी, क्योंकि मैंने उसके बहुत सारे ट्रेलर देख लिए थे कि यार इसमें सैंडमैन है और इसमें शायद वैनम भी आ गया है, ये वो चीज़ है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मैंने अभय से बोली थी कि हमें कैसे भी करके मेरे को तू आज ये जुगाड़ करवा दे स्पाइडरमैन 3 का। और पापा वहाँ पे बैठे हुए थे, क्योंकि हमारी ना ट्रेन थी हापुड़ से नरोरा की। तो भाई मैं जो है जल्दी से मैं और अभय गए, तो बीच में फिर हमने साइकिल किराए पर ली। साइकिल किराए पर लेकर फिर हम जो है गए, और फिर हमने वहाँ पे स्पाइडरमैन 3 ली। डीवीडी मिली नहीं, सीडी मिली। सीडी 2 आती थी, डीवीडी 1 आती थी, सीडी हमेशा 2 आती थी। तो वो मैंने स्पाइडरमैन 3 ली, और जब मैंने उसको नरोरा में आके चलाया, फिर हमने वहाँ पे जो है वो साइकिल उधार में दे दी, मतलब वापस दे दी, उसके पैसे दे दिए। आई थिंक 12 रुपये थे 1 घंटे के। तो ये लाइबिलिटी थी। इकोनॉमिक्स की टर्म में मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो सिंपली एसेट हो गया जो चीज़ हमारी है, और लाइबिलिटी हो गई जो चीज़ हमारी नहीं है, हमें वापस करनी है, ठीक है। एसेट से किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट बहुत मिलता है। इसका सिंपल एडवांटेज ये है, एसेट से बिजनेस के लिए हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारी गाड़ी, घर, अब जैसे बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, तो वो मेरी तो है, मैंने किसी को उधार थोड़ी दे रखी है, ठीक है। अब मैं मेरे घर में बैठा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा ही तो घर हुआ, ठीक है। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग घर कभी भी लेना ही नहीं चाहिए, किराए का घर बेस्ट होता है। चलिए छोड़िए। देखो, ये हो गया हमारा बैंक, ये हो गया हमारा बोरोवर, ये हो गया हमारा डिपॉजिटर, ठीक है। अब आराम से समझना जो मैं समझाता जा रहा हूँ। अब डिपॉजिटर क्या करता है? बेसिकली डिपॉजिटर बैंक में पैसे जमा करवाता है। मान लो डिपॉजिटर ने 100 रुपये जमा करवाए, ठीक है, बैंक में। अब बैंक क्या बोलता है? बैंक कहता है कि मैं ये 100 रुपये आपको इंटरेस्ट के साथ जमा करूंगा। मान लो कि 100 रुपये बैंक ने वापस दिए और 4% इंटरेस्ट के साथ दिया, ठीक है। बैंक ये बोलता है कि मैं 4% इंटरेस्ट के साथ आपको ये पैसे वापस दे दूंगा। अब ऐसे ही सिंपल बोरोवर का सीन है। बोरोवर का क्या सीन है जी? मान लो किसी को पैसे उधार चाहिए, तो उसने बैंक से कहा कि भैया मेरे को 100 रुपये दे दो, बदले में मैं आपको इंटरेस्ट दे दूंगा। मान लो कि इंटरेस्ट है कि आपको मेरे को 9% इंटरेस्ट देना, 109, ठीक है। ये अब तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आई होगी, तो सिंपल लॉजिक है यार, ठीक है। तो इस पे आपने एक चीज़ नोटिस करी कि डिपॉजिटर ने बैंक को 100 रुपये दिए, और बैंक ने उसको इंटरेस्ट दिया कि मैं आपको 104 दे दूंगा। लेकिन जब बैंक से किसी बोरोवर ने 100 रुपये लिए, तो बोरोवर ने उसको 9% के साथ दिया। इसीलिए जो है हमेशा, अब आप इसमें लॉजिक सोचो कि यदि ये इंटरेस्ट रेट बैंक ज़्यादा रखे ना रखे, तो फिर बैंक कमाएगा कैसे? भाई बैंक को भी तो पैसे कमाने हैं, है ना।
कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे नोट क्यों नहीं छापे जाते, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप इसमें सिंपल समझ लो कि यदि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ और बैंक को पैसे मैं दे रहा हूँ, तो बैंक मेरे को 104 रुपये देगा 4% के हिसाब से। लेकिन यदि बैंक से कोई वो पैसे ले रहा है तो वो उसे 9% के हिसाब से देगा, 109 रुपये। ठीक है, क्योंकि बैंक को भी अपने पैसे कमाने हैं, हर किसी को यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव, हर किसी को पैसा कमाना है भाई। ठीक है, अब इसी में जो है एसेट और लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो कि डिपॉजिटर ने 100 रुपये बैंक को दिए और बैंक ने उसको 4% दिए। ठीक है, बैंक को उधार देना था वापस। ठीक है, क्योंकि बैंक ने डिपॉजिटर से 100 रुपये लिए, तो ये एक तरीके से लाइबिलिटी हुई, क्योंकि बैंक को पैसे देने थे, है ना। और बैंक ने बोरोवर को पैसे दिए और बोरोवर ने बैंक को 109 रुपये दिए, तो जो पैसा बैंक के पास था वो बैंक के लिए एक एसेट के रूप में काम कर गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, आप ये एक फॉर्मूला याद कर लो कि स्प्रेड इक्वल टू लैंडिंग रेट माइनस डिपॉजिट रेट। ठीक है, तो ऐसे ही जब मैंने आपको बताया कि बैंक लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक टाइम लायबिलिटी और एक डिमांड लायबिलिटी। तो डिमांड लायबिलिटी के भी और सब पार्ट्स है। इसमें होता है आपका एक सेविंग्स अकाउंट और एक होता है आपका करंट अकाउंट, और इसमें आपको कस्टमर की डिमांड पर उसको पैसे देने होते हैं, क्योंकि उसका एक करंट अकाउंट चल रहा है और एक उसका सेविंग्स अकाउंट चल रहा है। ऐसे ही एक होती है आपकी टाइम लायबिलिटी, और टाइम लायबिलिटी में ये आपके और दो सब पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका फिक्स डिपॉजिट और एक होता है आपका रिकरिंग डिपॉजिट, मीन्स आरडी। एफडी आरडी कहते हैं ना, एफडी तुड़वा दी, आरडी तुड़वा दी। ठीक है, ये आपकी टाइम लायबिलिटी होती है। इसमें आपको एक निश्चित समय के बाद ही पैसे देने होते हैं। आप मतलब बैंक की तरफ से मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे एफडी, मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए और आपने वो एफडी में जमा करवा दिए बैंक में। ठीक है, और आपको टाइम आपने बोला कि 5 साल बाद, तो वो 5 साल बाद ही मिलेंगे, उससे पहले नहीं ले सकते आप। एफडी तुड़वाना एक अलग चीज़ होती है कि एफडी तुड़वा दी, लेकिन एक आपको उसमें जो है एक निश्चित समय के बाद ही आपको वो पैसे मिलते हैं। ठीक है, मान लो कि किसी बंदे के पास 1 लाख रुपए नहीं है, तो वो क्या करेगा कि भाई एफडी में तो उसने पूरे 1 लाख रुपए दे दिए, लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में कोई बंदा कहता है कि भैया अभी मेरे पे 10,000 हैं, अगले महीने में 20 दे दूंगा, फिर 40 दे दूंगा, करने मेरे को 1 लाख ही हैं, लेकिन आप जो है टुकड़ों में पैसे ले लो, करना मेरे को भी 5 साल बाद ही है। उधर भी मैं 5 साल बाद ही 1 लाख रुपए लूंगा, इधर भी मैं 5 साल बाद ही 1 लाख रुपए लूंगा। निश्चित जो समय वो 5 साल का ही है, लेकिन जो मेरे जमा कराने की अवधि है उसमें आप मेरे को टाइम दे दो कि जैसे आज मैंने 10,000 रुपये जमा करवा दिए, कुछ महीने बाद मैंने 30,000 रुपये जमा करवा दिए, कुछ महीने बाद मैंने 50,000 रुपये जमा करवा दिए। ऐसे ऐसे करके मैं जो है आपसे वो चीज़ ले लूँगा। ठीक है, कोई पूछे कि यार तुम कह रहे हो कि डिमांड लायबिलिटी में जो है कस्टमर की डिमांड पे आप जो है पैसे देते हो और टाइम लायबिलिटी में एक निश्चित समय के बाद ही आप उन्हें पैसे देते हो, लेकिन हमने तो सुना है कि लोगों ने अपनी एफडी तुड़वा दी इमरजेंसी में। तो यार वो रूल है कि आप एफडी तुड़वा के अपने 1 लाख रुपए ले सकते हो, लेकिन उसकी फिर कुछ पेनल्टी लगती है। वो पेनल्टी अलग अलग होती है कि आपको पूरा 1 लाख रुपए नहीं मिलता, कुछ कम उसका वो पेनल्टी में कट जाता है और वो आपको पैसे मिल जाता है। ये सीन। ठीक है, अब आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या कहते हैं? लिक्विडिटी की एक लाइन में आप डेफिनेशन समझ लो कि एसेट को कैश में बदलने की प्रक्रिया को लिक्विडिटी बोलते हैं। कोई भी मेरे पास एसेट है जिसको मैं ओन करता हूँ, जैसे उसको कैश में मेरे को तब्दील करना है। ठीक है, इसको लिक्विडिटी बोलते हैं। अब मान लो कि मेरे पास एसेट है कि मेरे पास जैसे बाहर गाड़ी खड़ी है। अब गाड़ी कितने की आई थी? 16 लाख रुपए की आई थी वो गाड़ी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि यार मैंने उस वक्त फालतू में वो 16 लाख रुपए गाड़ी में खर्च कर दिए। गाड़ी क्या मेट्रो कर लो? गाड़ी में मैं क्यों जाऊँ, ट्रैफिक में क्यों फंसूँ जब मेरे पास मेट्रो की सुविधा अवेलेबल है ना। तो अब मेरे को वो 16 लाख रुपए जो मेरा एसेट है उसको मेरे को कैश में कन्वर्ट करना है। तो अब मेरे को उसके लिए मैं कहीं विज्ञापन जारी करूँगा, फिर मेरे को कोई ख़रीदार मिलेगा, है ना। फिर जो है कागजी कार्रवाई होगी, उसके बाद वो 16 लाख रुपए की वो गाड़ी बिकेगी।
तो इसमें काफ़ी कठिन प्रक्रिया है, और मैंने बोला था लिक्विडिटी का मतलब है आसानी से एसेट को कन्वर्ट करने की प्रक्रिया। एक होती है प्रक्रिया की एसेट को उसमें कैश में कन्वर्ट कर दिया, एक होती है आसानी से जो है कन्वर्ट करके रख दिया, ठीक है। अब इसमें कठिन प्रक्रिया थी तो ये लेस लिक्विड हो गया, ठीक है। अब इसमें बेसिकली जो है सिंपल बेसिक क्वेश्चन है कि यार जैसे मान लो यूबीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है कि मोर लिक्विड क्या है, डिमांड डिपॉजिट या टाइम लाइबिलिटी या डिमांड लाइबिलिटी। मैंने आपको बोला था कि डिमांड लाइबिलिटी में आप जब चाहे पैसे निकाल सकते हो, तो आसानी से आपको आपके हाथ में कैश आ गया, तो ये मोर लिक्विड हुआ। और टाइम लाइबिलिटी में भी आपको जो है आप एफडी तोड़वा सकते हो तुरंत के तुरंत, लेकिन उसमें पेनल्टी कटती है, तो वो एक कठिन प्रक्रिया है, तो वो लेस लिक्विड है, ठीक है। अब दूसरा इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है मॉनेटरी पॉलिसी। पॉलिसी हम बनाते क्यों हैं, कभी ना कभी तो हमारे दिमाग में आता है कि हम पॉलिसी बनाते क्यों हैं, सरकार कोई नीति या कोई पॉलिसी क्यों बनाती है भाई, है। इसको मैं आपको बड़ी आसानी से एक उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। मान लो कि आपको मैं बोलूँ कि आपको गोवा जाना है मीटिंग करना है, ठीक है। आप गोवा गए, आपने मीटिंग करी। अब उसके बाद आपका थोड़ा घूमने फिरने का मन हुआ कि यार गोवा आए हैं तो थोड़ा घूमते हैं समंदर किनारे, ठीक है। तो आप इधर उधर घूमे, आपने थोड़ा एंजॉय किया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया तुम्हारा वहाँ पे मुख्य काम क्या था, तो आप कहेंगे कि भैया हमारा मुख्य काम था कि हमने वहाँ पे मीटिंग करी थी, ठीक है। ऐसे ही मॉनेटरी पॉलिसी का वो है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत सारे मुख्य कारण हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्य कारण पॉलिसी का तो मीनिंग ही यही है कि किसी एक विशेष समस्या के लिए उसको सुलझाने के लिए एक हमने बनाया कुछ ऐसा तरीका और उसको एक पॉलिसी का नाम दे दिया। तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो मुख्य रोल है वो होता है महंगाई को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, ठीक है। और बाकी के काम क्या है इनके, चलो मुख्य कारण तो हो गया कि भाई मैंने महंगाई को मेरे को नियंत्रण करना है। दूसरे मेरे रोल हैं कि भाई मेरे को जो है अपनी जीडीपी बढ़ानी है, ठीक है, मेरे को रोजगार उत्पन्न करना है, ठीक है। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले ही फॉर्म हो चुका था दरअसल। इसकी यदि मैं आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री समझाऊं तो एक कमेटी बनी थी, क्या था यार उस कमेटी का नाम, मुझे याद नहीं आ रहा। कुछ हिटलर नहीं यार, सॉरी, हिल्टन यंग कमेटी, हिल्टन यंग कमेटी करके एक कमेटी बनी थी, ठीक है। तो इस हिसाब से उन्होंने एक आरबीआई एक्ट बनाया 1934 में, ठीक है। और 1 अप्रैल 1935 को पहला ऑपरेशन को कमेंट किया गया। तो यदि आपसे कोई पूछे कि ये बेसिक यार यदि जीके की बुक आती थी थर्ड फोर्थ क्लास में, भारत को जानो ऐसे करके, और सिक्स्थ में आई थिंक एक कंपटीशन हुआ था भारत को जानो प्रतियोगिता, उसमें ये चीज़ आई थी कि क्या आरबीआई क्या है, कब बना, ये वो। तो वहाँ ये मुझसे पूछा गया था, तो वहाँ मैंने ये बताया था ये चीज़, तो मुझे वहाँ की वो याद है कि आरबीआई इंडिपेंडेंस से के बाद नहीं बना है, ये इंडिपेंडेंस से पहले ही था। हिल्टन यंग कमेटी एक फॉर्म हुई थी, उन्होंने आरबीआई एक्ट फॉर्म किया 1934 में, और 1 अप्रैल 1935 को जो है पहला ऑपरेशन कमेंट किया गया, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस से पहले इसमें क्या था कि आरबीआई को ना बहुत सारे प्राइवेट होल्डर्स थे, गवर्नमेंट का नहीं थे। लेकिन 1949 में पूरी तरीके से गवर्नमेंट का नेशनलाइजेशन इसका पूरा हो गया था। 1949 में इंडिपेंडेंस के बाद सरकार का हो गया था, लेकिन फॉर्म ये पहले ही हो चुका था, ठीक है, हुआ था, ठीक है। और ये तो आपने सुनी रखा होगा कि सीडी देशमुख थे पहले इंडियन गवर्नर, और जो मतलब जो बाहर के फॉरेन के जो गवर्नर थे पहले आरबीआई के, उनका यार मैं बिल्कुल नाम भूल रहा हूँ उनका। मैंने एक ट्रिक थी, कोई विलेन थे किसी सुपर हीरो मूवी में, उनके नाम पर था, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा। सुपर हीरो मूवीज़ का भी विलेन उनके नाम पर थे, ये मैं नाम भूल रहा हूँ।
यार बिल्कुल याद नहीं आ रहा मेरे को, मैं आपको ये बता दूंगा बाद में। बस फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर थे सीटी देशमुख, हाँ। और फर्स्ट फॉरेन के जो वो थे आरबीआई गवर्नर, वो थे मिस्टर ऑसबॉर्न। मैं मुझे इनका सरनेम याद नहीं आ रहा है, नॉर्मन ऑसबॉर्न नहीं, सिर्फ ऑसबॉर्न। और ऑसबॉर्न का सरनेम अलग है। तो कोई आपसे यदि कोई फैक्चुअल कभी पूछने लगे इंटरव्यू में, क्योंकि मैंने आपको बोला हम अपन लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। आईएएस बनना है ना, तो पहले अपन लोग करेंगे इंटरव्यू की तैयारी, उसके बाद करेंगे मेंस की तैयारी, उसके बाद होगी अपन लोगों की प्रीलिम्स की तैयारी। अपन लोग, मैं इस वक्त आपको इंटरव्यू के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो आरबीआई का हेडक्वार्टर्स है वो एक्चुअल में इस वक्त तो मुंबई में है, ठीक है। आरबीआई के ग्रेड बी के एग्ज़ाम निकलते हैं ना नॉर्थ और साउथ के, तो मुंबई और दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलती है। मेरा एक एक्चुअली फ्रेंड है, आरबीआई ग्रेड बी के एक फॉर्म निकलते हैं, तो आरबीआई के उससे आप याद कर लो कि आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और पहले कहीं भी होगा, पहले क्या मतलब, पहले कहीं भी होना हो, ठीक। अब आते हैं टूल्स। टूल्स में पहला आता है कैश रिजर्व रेशियो, CRR। मान लो कि आप बैंक के पास गए हो कि मेरे को पैसे चाहिए, और बैंक है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, फिर क्या करोगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन को मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हेलो एवरीवन, सो मैंने आपसे बोला था कि मैं इकोनॉमिक्स के प्रीलिम्स के लिए आपको पूरी तरीके से अपने ही इस प्लेटफॉर्म पर पूरी तरीके से पढ़ा दूंगा, कि आपको किसी दूसरी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं इसमें कोशिश करूँगा कि प्रीलिम्स के साथ साथ जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपके कवर हो जाए, ठीक है। पर्पस ये है कि आपको पढ़ाने से मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है इकोनॉमिक्स के भी दो पार्ट है, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं जो छोटी चीज़ों के संग डील करते हैं, जैसे कि मान लो इंडिविजुअल हो गया या फिर हाउस होल्ड हो गया, ठीक है। जैसे ये मेरा चैनल है क्लासरूम, मतलब आगे जाके मैं अपनी खुद की इसमें कंपनी खोलूँगा, क्लासरूम। तो ये एक इकोनॉमिक्स के नज़रिए से माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ, ठीक है। अब दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या आया, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आया थोड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी है, इंडिया पे डेट कितना है, ये सारी चीज़ें थोड़े बड़े लेवल पे मैक्रो, और थोड़ा छोटे लेवल पे माइक्रो, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स के भी टाइप होता है इकोनॉमी के। पहली होती है कैपिटलिस्ट एक इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट मीन्स पूंजीवाद, जो प्राइवेट सेक्टर होता है इनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि हमें अपना प्रॉफिट चाहिए, सामने वाला मरे मर जाओ, ठीक है। इनको बस पैसे कमाने हैं, तो ये इसको कैपिटलिस्ट इकनॉमी बोलते हैं। दूसरी इकोनॉमिक्स इकनॉमी आती है सोशलिस्ट इकनॉमी। सोशलिस्ट इकनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट मींस उनको पीपल का वेलफेयर करना होता है, ठीक है। अब जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लोग प्रियम्बल को बोलने लगते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोवरेन। तो इसमें जो सोशलिस्ट आता है तो लोग कहने लगते हैं कि अपन लोगों की तो जो है डेमो, वो जो इकनॉमी है वो सोशलिस्ट डेमो, वो है सोशलिस्ट इकनॉमी है, लेकिन ऐसा नहीं है यार। अपन लोगों की जो इंडियन इकनॉमी है वो मिक्स्ड इकनॉमी है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इकनॉमी मिक्स्ड इकनॉमी इसलिए कि कुछ चीज़ों के जो है गवर्नमेंट के बस में है, कुछ चीज़ें प्राइवेट के बस पे है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इकोनॉमिक गुड्स कौन कौन से होते हैं। इसमें दरअसल चार इनके जो है कंपोनेंट्स हैं। एक होता है राइवलरस, एक होता है नॉन राइवलरस, एक होता है एक्सक्लूडेबल, एक होता है नॉन एक्सक्लूडेबल, ठीक है। राइवलरस गुड्स होते हैं जिनको मैंने एक बार यदि कंज्यूम कर लिया तो वो आप कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस वक्त ये टी शर्ट पहन रखी है, तो इस टी शर्ट को मैंने पहन रखा है, तो इस टी शर्ट को फिर आप कंज्यूम नहीं कर सकते। तो ये राइवलरस गुड्स हो गया, ठीक है। और एक्सक्लूडेबल का तो यार सिंपल जो है मतलब आ, इसमें ही आ रहा है ना चीज़। एक्सक्लूडेबल मतलब जिसको एक्सक्लूड किया जा सके। इंक्लूड एक्सक्लूड होता है ना, इंक्लूड मतलब इंक्लूड किया जा सके, एक्सक्लूड का मतलब हिंदी में क्या होगा, मतलब बाहर किया जा सके, एक्सक्लूड का मतलब। तो राइवलरस और एक्सक्लूडेबल गुड्स, यदि इन दोनों को कोई एक एग्जांपल सोचना हो तो आप कौन सा एग्जांपल सोचेंगे कि ऐसा गुड जो राइवलरस भी है और एक्सक्लूडेबल भी है। राइवलरस मतलब मेरा है, मैं किसी दूसरे को नहीं दे सकता, और एक्सक्लूडेबल उससे मैं बाहर भी रख सकता हूँ उसको,
जैसे कि मान लो कोई जैसे कार खड़ी है बाहर, तो वो मेरी कार है, तो मैं उससे उसमें मेरी ये वो है ना कि मैं उससे किसको बाहर रख सकता हूँ, तो वो राइवलरस और एक्सक्लूडेबल गुड में आएगा, ठीक है। अब ऐसी मान लो नॉन राइवलरस गुड। नॉन राइवलरस गुड होते हैं कि उसको आप भी यूज़ कर सकते हो और मैं भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे ये टी शर्ट है, इसको एक बार में एक ही टाइम में मैं ही तो यूज़ कर सकता हूँ, इसको मैं आप और मैं एक साथ तो इसको पहन नहीं सकते, ठीक है। अब नॉन राइवलरस गुड्स में होता है जिसको दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अब कोई कहेगा कि गाड़ी में एक साथ बैठ सकते हैं, नहीं। यूज़ का मतलब होता है कि एक मेन कंपोनेंट की गाड़ी यदि एक टाइम पे मैं ही चला सकता हूँ ना, मान लीजिए वन सीटर हो, गाड़ी की जगह मान लीजिए कोई बाइक हो जिस पे एक ही जन बैठ सकता है, ठीक है, गाड़ी को हटा दीजिए, ठीक है। तो गाड़ी और ये व्हीकल तो ये राइवलरस गुड में ही आएंगे कि वो मेरी है, वो आप यूज़ नहीं कर सकते एक ही टाइम पर, और एक्सक्लूडेबल भी है क्योंकि मैं उस पर उसमें आपको बैठने से रोक सकता हूँ। लेकिन नॉन राइवलरस और एक्सक्लूडेबल गुड्स होते हैं कि नॉन राइवलरस गुड्स होते हैं कि जिनको हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए वाईफाई है, तो वाईफाई को मैं भी आपको अपना पासवर्ड दे सकता हूँ, तो आप भी वाईफाई को एक ही टाइम पर यूज़ कर रहे हैं, मैं भी उसको एक ही टाइम पर यूज़ कर रहा हूँ, और ये एक्सक्लूडेबल भी है। मान लीजिए मैं आपको पासवर्ड नहीं दे रहा या मैंने आपको जो है उससे हटा दिया, तो आप जो है उससे वो कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं राइवलरस नॉन एक्सक्लूडेबल। ये काफ़ी जो है वो होता है। राइवलरस मैंने आपको क्या बताया था, जो मैं यूज़ कर सकता हूँ आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब नॉन एक्सक्लूडेबल, मैं उसमें से आपको निकाल भी नहीं सकता। तो ऐसा कौन सी चीज़ है, ऐसे चीज़ होती है जैसे कोल, पेट्रोलियम। मान लीजिए मैंने पेट्रोल भरवा लिया कहीं से, ठीक है, तो ये राइवलरस है, अब आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मैं आपको निकाल भी नहीं सकता उस चीज़ से, क्योंकि पेट्रोलियम कोई एक संस्था है ना पूरी। पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, संस्था नहीं यार, मतलब ये हो सकता है आपके घर में आप खुदाई कर लो, आपके यहाँ से निकाल के आ जाए। पेट्रोलियम कोल, आप माइनिंग के वहाँ पे चले जाओ, कोल वहाँ से निकल जाएगा। कोल ए पेट्रोलियम से, या जैसे पीने का पानी है ना, आप कहीं अपने घर के पास कुआं खोद लो, वहाँ से निकल आएगा पीने का पानी, क्या दिक्कत है उसमें। तो ये राइवलरस भी है और नॉन एक्सक्लूडेबल, ठीक है। अब जैसे मान लो कि जैसे यहाँ नरोरा में लोग गंगा जी पे मछलियों को आटा खिलाने के लिए लेके जाते हैं, ठीक है। तो अब फिशिंग का मान लो, मछलियों को आटा रहने दो, मैंने कोई एक मछली पकड़ ली, वो मेरी बास्केट में आ गई, ठीक है, कांटा लग गया उस पर मछली में, ठीक है। अब वो मछली आप यूज़ नहीं कर सकते, तो राइवलरस तो है, लेकिन क्या मैं इस चीज़ से आपको रोक सकता हूँ, नहीं रोक सकते। आप गंगा जी के दूसरी साइड चले जाओ, वहाँ से मछली पकड़ लो, क्योंकि फिशिंग तो एक तरीके का, क्या बोलते हैं यार इसको, एक टर्म मेरे को समझ नहीं आ रहा। फिशिंग तो कोई भी कर सकता है ना, वो पर्टिकुलर फिश मेरी बास्केट में है, लेकिन मैं आपको फिशिंग करने से नहीं रोक सकता। तो ये राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल हुआ, ठीक है। मान लो कि नॉन राइवलरस नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस क्या होता है, जिसको हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, और नॉन एक्सक्लूडेबल जिससे हम हटा भी नहीं सकते। क्या होता है ऐसी चीज़ कि दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और दोनों चीज़ों को रोक भी नहीं सकते। मान लो कि पुलिस चौकी है, पुलिस से मैं भी मदद मांग सकता हूँ, आप भी मदद मांग सकते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी होगी, एनडी होगी, आर्मी, पुलिस, जिनसे भी हम मदद मांग सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इकोनॉमी के सेक्टर्स आ जाते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर, ये सारी चीज़ें। अब मान लो प्राइमरी सेक्टर, जो सिक्स क्लास में नहीं पढ़ते थे, प्राइमरी सेक्टर मींस एग्रीकल्चर बेसिकली, है ना। सेकेंडरी सेक्टर मींस, सेकेंडरी सेक्टर होता है मींस जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई, क्या क्या हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ठीक है। ऐसी क्वार्टरनरी सेक्टर में होता है जैसे रिसर्च डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें, लैब, लेबोरेटरी, ये सब चीज़ें होती हैं क्वार्टरनरी सेक्टर में, ठीक है। अब अपन लोग समझते हैं प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी का एक फ्रंटियर। दोबारा समझते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी का क्या इसमें हो सकता है कि मान लीजिए एक, आप सिर्फ एक ही चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहते हैं।
रिसोर्सेज हमारे पास एबोडेंस में नहीं है, रिसोर्सेज का ही सारा झंझट है सारा का सारा बेसिकली, है ना। अब मान लीजिए कि मेरे को बोला गया है कि मेरे को लैपटॉप प्रोड्यूस करने हैं, तो मैं मोबाइल फिर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। एक ही चीज़ आप वो कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने मोबाइल प्रोड्यूस करा तो मैं लैपटॉप प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, ये बेसिकली ये चीज़ होती है इस पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में। इसको एक बेसिकली ग्राफ से अपन लोग दिखाते हैं, ग्राफ वो कोई भी बना देता है यार पूरा कि क्या क्या उसका वो है, ठीक है।